रोडवेज की बस में ट्रक ने मारी टक्कर, 14 घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। रुक करेंगे खबरों की तरफ। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी है। यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज की बस में मारी है टक्कर। हादसे में करीब 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगरा से नोएडा की तरफ जा रही थी बस, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दनकौर थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे की यह घटना सामने आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहद जोरदार टक्कर मारी है रोडवेज बस को ट्रक ने, और इस हादसे में 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर आ रही है। आगरा से नोएडा जा रही थी बस और इस दौरान एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद बस के परखच्चे उड़ गए। 14 लोग इस घटना में घायल बताए जा रहे हैं। हादसा हुआ है। आगरा से नोएडा जा रही थी बस और इस दौरान एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बस में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 14 लोग घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। नागपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। रोडवेज बस को ट्रक ने टक्कर मारी है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बीती रात की ये घटना है। यमुना एक्सप्रेस की घटना है, जब एक बस आगरा से नोएडा की तरफ प्रस्थान कर रही थी और साथ ही साथ एक ट्रक जो कि नोएडा से जेवर की तरफ बढ़ रहा था, तो ट्रक रात के कोहरे के कारण अंतर्गत स्थितियों में आके डिवाइडर को तोड़ते हुए एक जो बस जो नोएडा से दिल्ली की तरफ जा रही थी उसकी तरफ टक्कर लगती है और उसमें 44 पैसेंजर उस समय उपस्थित थे जब बस में टक्कर लगती है। इसमें से 12 पैसेंजर बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पर एक पुलिस का बहुत ही शालीन कार्य जो देखने को मिला कि चंद मिनटों में ही वहां पे एक बढ़िया पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस के संग तैनात हो गई और जिन व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाना था उन्हें समय से अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी जान बचाने में सहयोग मिला। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत। वहीं सहारनपुर से बड़ी खबर है। दो गुटों के बीच झड़प के बाद फायरिंग और पथराव हुआ है। फायरिंग से इलाके में खलबली मच गई है, लोगों में दहशत का माहौल है। सरसावा थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही ये पूरी घटना हुई है। दो गुटों के बीच जमकर फायरिंग और पथराव हुआ है। पुलिस देर से पहुंची और पुलिस ने भागते हुए कुछ युवकों को हालांकि पकड़ लिया है। सहारनपुर के सरसावा कस्बे के अंबाला हाईवे का ये मामला सामने आ रहा है। थाने से चंद कदमों की दूरी पर दो गुटों के बीच मारपीट हुई, फायरिंग हुई, जिससे इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस भी मौके पर देर से पहुंची है। हालांकि पुलिस ने भागते हुए कुछ युवकों को जरूर पकड़ लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर के सरसावा कस्बे के अंबाला हाईवे की तस्वीरें हैं और हाईवे पर किस तरीके से दबंग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। वहीं मैनपुर से बड़ी खबर है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। शादी के लिए लड़का देखकर लौट रहे थे बाइक सवार। मैनपुरी सदर कोतवाली के परौख की यह घटना सामने आ रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। शादी के लिए लड़का देखकर वापस लौट रहा था परिवार और बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मैनपुरी सदर कोतवाली के परौख के पास ये पूरी घटना घटी है। दर्दनाक सड़क हादसा सामने आ रहा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। नफीस हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है ताजा अपडेट के साथ। नफीस,
एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। किस वाहन ने टक्कर मारी थी, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, आपको बता दें ये देर रात की घटना है। जो पूरा परिवार जो है अपने बहन के लिए लड़का देखने गए थे और जहां पर जो है सड़क हादसे में तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल वाहन का अभी तक जो है कोई पता नहीं चला है और अज्ञात वाहन के खिलाफ जो है थाने में तहरीर दी गई है, उसके खिलाफ से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस जो है हर पहलू के लिए जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नफीस। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां पवन पुत्र हनुमान की एक ऐसी विशालकाय मूर्ति तैयार की गई है जिसमें वो हवा में उड़ते हुए नजर आएंगे। मूर्ति की लंबाई तकरीबन 35 फीट है और दावा किया जा रहा है कि हवा में उड़ते हुए स्वरूप में बजरंग बली की ये देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। इस अनूठी मूर्ति को प्रयागराज के रामबाग इलाके के हनुमान मंदिर की छत पर लगाया जाएगा। श्रद्धालु सामने के ओवरब्रिज या फिर मंदिर की छत पर जाकर इस अनूठी मूर्ति का दर्शन कर सकेंगे और इसकी पूजा अर्चना कर पवन पुत्र से आरोग्यता का आशीर्वाद लेंगे। ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है, जो कि ऐसी मूर्ति अभी तक कहीं बनी नहीं है। और ये रामबाग जो दक्षिण मुखी हनुमान जी मंदिर है, वहाँ के ट्रस्टी लोग ये बनवा रहे हैं और ये 4 महीना समथिंग इसमें टाइम लगा है इसको कंप्लीट करने में। अभी ये कोरोना काल चलने की वजह से जो कि अभी लग नहीं पाई है। अभी ये देखते हैं, अब 1-2 महीने का टाइम लेने वाले हैं, उसके बाद ये वहाँ पे स्थापित होगी। सर्वप्रथम तो ये बताना चाहेंगे कि सुभाष कुमार जी ने जो इस मूर्ति का निर्माण किया हुआ है, यह विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति पूरे विश्व में कहीं नहीं है, उड़ते हुए हनुमान जी। और सुभाष जी हमारे प्रयागराज में पहले ऐसे कार्यकर्ता रहे हैं जो कि इतना बड़ा मूर्ति का निर्माण किए हुए हैं। और हम संगम शहर प्रयागराज में हनुमान जी कई रूपों में विराजमान है। चाहे संगम स्थित लेटे हुए हनुमान मंदिर हो, जहां पर उनकी प्रतिमा लेटी हुई है और पूरे विश्व में एकमात्र वही ऐसा मंदिर है। अगर हम बात करें श्रृंगेरपुर की, तो वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई है और उन्होंने सीना चीरते हुए उनकी जो प्रतिमा है वो लगाई गई है। ऐसे में अब प्रयागराज में एक ऐसी पवन पुत्र की मूर्ति बन रही है जिसमें हनुमान जी जो हैं वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम मौजूद हैं प्रयागराज के झूसी इलाके में। आप देख सकते हैं ठीक पीछे, हमारे पीछे यहाँ पर हनुमान जी की एक विशाल प्रतिमा है। इसको विशाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 35 फीट लंबाई ये पूरी हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो है। और अगर हम इसके वजन की बात करें तो तकरीबन 1200 किलो का पूरा जो वजन है वो इस मूर्ति में है। और आप देख सकते हैं कि ऐसी प्रतिमा पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो हनुमान जी जिसमें जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि प्रयागराज वासियों के लिए ये एक गौरव की बात है, साथ ही साथ पूरे देश के गौरव की बात है कि हनुमान जी की जो मूर्ति है वो इस रूप में है। ऐसे में एक बार फिर से हनुमान जी प्रयागराज में एक अलग रूप में दिखते हुए नजर आएंगे और ये दावा किया जा रहा है कि ये विश्व की एकमात्र ऐसी उड़ती हुए हनुमान जी की मूर्ति होगी। यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता भी लगा रहता है। आप देख सकते हैं कि कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर आए हैं और जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर पूजा पाठ भी हो रही थी। हालांकि अभी इसका रंगरोहन नहीं किया गया है क्योंकि कोरोना के चलते इसके कुछ काम अधूरे हैं, जिसके बाद अब जब कोरोना काल कम होगा तो इसका रंगरोहन किया जाएगा और इसके बाद रामबाग स्थित एक हनुमान मंदिर है को रखा जाएगा। तो ये एक गौरव की भी बात है और यहाँ पर अभी से ही श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, लाइव टुडे प्रयागराज। वहीं कानपुर पुलिस ने सट्टा खिलाने वाले माफिया को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए के साथ 2 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर सट्टा माफिया को गिरफ्तार किया गया है और पकड़े गए अभियुक्त को पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। पकड़ा गया आरोपी कानपुर से काफी समय से फरार था और इसकी लोकेशन बहराइच में ट्रेस हुई थी, जिसके बाद कानपुर में सट्टे का काम करने आया था और तभी पुलिस ने दबिश देकर माफिया को गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। ये कल
थाना फजलगंज और थाना बिठूर की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजेश यादव उर्फ राजा यादव और ये राजेश यादव उर्फ राजा यादव का लंबा चौड़ा 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें हत्या के प्रयास और हत्या जैसे संगीन मुकदमे शामिल हैं। ये इसके जुआ खेलने की सूचना लगातार मिल रही थी और इस सूचना पर जब पुलिस ने दबिश दिया तो इसके यहाँ जुआ खेलने के एविडेंसेस और 3,05,000 रुपये नकद बरामद हुए और इसके अलावा 1 किलोग्राम 600 ग्राम गांजा इसके यहाँ से बरामद हुआ है। इसको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून, गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने, या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एसोचैम सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। बेहतर उपयोग होने से किस तरह हम तेजी से अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय, कॉमर्स एंड ट्रेड और एसोचैम जैसे इंडस्ट्री के संगठनों के बीच बेहतर तालमेल आज समय की मांग है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन पर तेजी से रिएक्ट करने के लिए, तेजी से रिस्पॉन्स करने के लिए मैकेनिज्म बेहतर कैसे हो, इसके लिए आप हमें अवश्य अपने सुझाव दें। आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान हैं। साथियों, भारत अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए दुनिया की मदद करने में भी सक्षम है। फार्मर से लेकर के फार्मा तक भारत ने ये कर दिखाया है।
कोरोना काल में भी तमाम मुश्किलों के बावजूद भारत ने फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की जिम्मेदारी निभाते हुए दुनिया भर में जरूरी दवाइयां पहुंचाई है। अब वैक्सीन के मामले में भी भारत अपनी जरूरतें तो पूरी करेगा ही, दुनिया के अनेक देशों की उम्मीदों पर भी खरा उतरेगा। साथियों, रूरल और अर्बन डिवाइड को कम करने के लिए जो प्रयास सरकार बीते 6 सालों से कर रही है, इंडस्ट्री उन प्रयासों को मल्टीप्लाई कर सकती है। एसोचैम के मेंबर्स हमारे गांव के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने में बहुत मदद कर सकते हैं। आजकल आप देखते सुनते होंगे कि कोई स्टडी आ गई कि इस चीज में बहुत प्रोटीन है, ये बहुत प्रोटीन रिच है, तो लोग उसे खाना शुरू कर देते हैं। हम उसे इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हमें पता तक नहीं होता है कि हमारे घर में, हमारे टेबल पे, हमारी थाली में किस प्रकार से विदेशी चीजें घुस जाती है। हमारे यहां देश में ऐसी ही चीजों का कितना बड़ा भंडार है, और ये भंडार देश के किसानों के पास है, देश के गांवों में है। हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल प्रोडक्ट्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें एसोचैम द्वारा प्रमोट किया जाना चाहिए। दुनिया के बाजार में भारत की पैदावारों का डंका बजना चाहिए। इनसे जुड़े कंपटीशन और उसके लिए लगातार स्पर्धाएं होती रहे, कंपटीशन कराकर इनका प्रचार प्रसार करके इनके स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर आप ये कर सकते हैं। भारत सरकार हो, राज्य सरकारें हो, फार्म ऑर्गेनाइजेशंस हो, सभी को मिलकर इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। अगर हमारे फार्म सेक्टर को बेहतर प्रमोशन मिले, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, मार्केट मिले, तो हमारी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुलंदी पर पहुंच सकती है। साथियों, 21वीं सदी की शुरुआत में अटल जी ने भारत को हाईवे से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा था। आज देश में फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस किया जा रहा है। गांव के किसान की रीच भी डिजिटल ग्लोबल मार्केट तक हो, इसके लिए देश के हर गांव तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाने में हम जुटे हैं। इसी तरह हमारे आईटी सेक्टर को और ताकत देने के लिए आईटी और बीपीओ सेक्टर की बाधाएं भी हटाई गई हैं। डिजिटल स्पेस की सिक्योरिटी के लिए एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए फंडिंग से जुड़े हर एवेन्यू का उपयोग किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर बैंकों को मजबूत करना, बॉन्ड मार्केट्स की संभावनाओं को बढ़ाना, ये उसी दिशा के प्रयास है। इसी तरह सोवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में रियायत दी जा रही है। रीट्स और इन्वेट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े एसेट्स को भी मोनेटाइज किया जा रहा है। साथियों, जरूरी सुविधाएं देना, यही माहौल बनाना, ये सरकार कर सकती है। सरकार प्रोत्साहन दे सकती है, सरकार नीतियों में बदलाव कर सकती है, लेकिन ये आप जैसे इंडस्ट्री से जुड़े साथी हैं जो इस सपोर्ट को सक्सेस में बदलेंगे, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। इसके लिए नियम कायदों में जरूरी बदलाव के लिए देश मन बना चुका है, देश प्रतिबद्ध है। बीते 6 वर्षों में हम 1500 से ज्यादा पुराने कानून खत्म कर चुके हैं। देश की जरूरत को देखते हुए नए कानून बनाने का काम भी निरंतर जारी है। 6 महीने पहले जो कृषि सुधार किए गए, उनके लाभ भी
अब किसानों को मिलना शुरू हो गए हैं। हम सभी को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में एकनिष्ठ होकर, संकल्पित होकर आगे बढ़ना है। एसोचैम के आप सभी साथियों को आने वाले वर्षों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। श्रीमान रतन टाटा जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और एसोचैम नई ऊंचाइयों को 2047 आजादी के 100 साल आपके लिए नेक्स्ट 27 ईयर, उस लक्ष्य को लेकर के आज का ये आपका शताब्दी समारोह संपन्न होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन दैट यू हैव शेयर्ड विद अस। आपको जब जब सुनता हूं और मोटिवेट हो जाता हूं। We receive new ideas from you and we assure you for the complete support and commitment of ASSOCHAM at all levels. May I now invite incoming President Vineet Agarwal to share his thoughts. Over to you, Vineet. Honorable Shri Prime Minister Ji, Pranam. I would like to thank you on the behalf of the 4.5 lakh ASSOCHAM members for gracing us with your presence today. Sir, I have seen how बेहतर वहीं फतेहपुर के जहानाबाद से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक घर में पिछले 5 दिनों से संदिग्ध हालातों में आग लग रही है। इसके चलते पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। पीड़ित परिवार आग लगने से बेहद परेशान है और घर में एक जगह आग बुझ नहीं पाती है कि दूसरी जगह पर अचानक आग लग जाती है। वहीं बीते 5 दिनों से लगातार आग लगने के चलते परिवार को तंत्र मंत्र की आशंका भी है। परिवार इसके लिए तांत्रिक द्वारा तंत्र मंत्र कराकर इससे छुटकारा पाने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे मामले में एसपी ने सीओ जाफरगंज को मौके पर जाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं। तारीख को अमावस के दिन सोमवार से शाम के करीब 6:30 बजे के आसपास से आग बराबर लग रही है और हम अभी तक आग बंद नहीं हुई है, बराबर उसी तरीके से लग रही है। कई बार लग चुकी है, हमको खुद ही नहीं पता है कि कई बार आग लग गई, कई बार हम बुझाते रहे, बस इसी में दौड़ धूप है। और न इतने टाइम हमारे पास क्या पोजीशन है हम ही जानते हैं, न कोई खाने का गेहूं है और रुपए पैसे हैं और दुकान का सामान है, पूरा सब जल गया। हाँ, अभी भी आग उसी तरीके से, आज 4था दिन है, उसी तरीके से आग उसी तरह से आज भी आग लग रही है। यहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी है, क्या पूरा मामला? देखिए, इस प्रकार से मामला संज्ञान में आया है और हमारे द्वारा सीओ जाफरगंज को इसमें निर्देशित किया गया है कि वो मौके पे जाके किन कारणों की वजह से, किन परिस्थितियों में ये आग लगी है, इन सारी चीजों की वहां पर जांच करें और इसके संबंध में एक रिपोर्ट दे। रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी के द्वारा जलाई गई विजय ज्योति यात्रा बुलंदशहर पहुंची। बुलंदशहर पहुंचने पर सांसद समेत सभी विधायक, एसएसपी और डीएम ने विजय ज्योति यात्रा का स्वागत किया। भूट चौराहे से विजय ज्योति यात्रा को नुमाइश पंडाल स्थित निकुंज हॉल लाया गया और इस दौरान निकुंज हॉल में जिले से 1971 के युद्ध में लड़ने वाले पूर्व सैन्य अधिकारी, सैन्यकर्मी और शहीदों के परिजन मौजूद रहे। बताते चलें कि 16 दिसंबर 2020 को 1971 में लड़े गए भारत पाकिस्तान युद्ध में जय की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही है और स्वर्ण जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मशाल विजय ज्योति यात्रा के माध्यम से देश के सभी सैन्य छावनी और 1971 में शहीद हुए सैन्यकर्मी के गांव में जाएगी। 16 दिसंबर 2020 को शुरू हुई विजय ज्योति यात्रा 16 दिसंबर 2021 को पूरे 1 साल देश में घूमने के बाद दिल्ली के नेशनल वार मेमोरियल पर आकर पूरी होगी।
स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम सभी सैनिक भाइयों को, सैनिक साथियों को उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से हर देशवासी घर में चैन की नींद से सुरक्षा के साथ में सोता है। हर देशवासी को हमारे देश के महान सैनिकों पर गर्व है जो अपने देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए 24 घंटे तत्पर, चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बर्फ़ हो, चाहे गर्मी हो, वो अपने जान की परवाह ना करके, अपने परिवार की चिंता ना करके इस देश की रक्षा में लगा हुआ है, देश की सुरक्षा में लगा हुआ है। हम अपने सभी देश के सैनिक भाइयों का आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बुलेटिन में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।